हेलो दोस्तों, ऑर्थोपेडिक्स से जुड़े विभिन्न वीडियोज की श्रृंखला में एक बार फिर हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, समय समय पे लोग मुझे अपनी ब्लड रिपोर्ट्स भेजते रहते हैं और वो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि डॉक्टर साहब ने ये जांचें क्यों कराई। घुटने का पेन चाहे वो आर्थराइटिस की वजह से हो, चाहे वो गठिया बाई की वजह से हो, चाहे वो सर्जरी के बाद हो रहा हो, डॉक्टर साहब आपको जो भी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स होते हैं वो 3 जांचें कराने की आपको सलाह देते हैं। वो जांचें होती है सीबीसी, ईएसआर और सीआरपी। तो आइए मैं आप लोगों को इन तीनों जांचों के बारे में विस्तार से जानकारी देता हूं कि सीबीसी, ईएसआर और सीआरपी क्या होते हैं। दोस्तों, सीबीसी का मतलब है कंप्लीट ब्लड काउंट। हमारे शरीर में जो बीमारी से लड़ने वाली सेल्स होती है उन्हें हम वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। नॉर्मली वाइट ब्लड सेल्स की जो संख्या होती है दोस्तों, वो 5 से 7,000 या 10,000 तक होती है। अलग अलग लैब में वो वैल्यू अलग अलग आ सकती है, लेकिन 10-11 हज़ार तक ये नॉर्मल होती है। जब भी हमारे शरीर में किसी प्रकार का इन्फेक्शन होता है या हमारे शरीर पर कोई बाहर का वायरस या बैक्टीरिया हमला करता है, तो ये जो ब्लड सेल्स होती हैं ये सिपाही की तरह काम करती हैं और इनकी संख्या बढ़ जाती है। इनकी संख्या बढ़ने से जो डब्ल्यूबीसी काउंट है वो बढ़कर 13,000, 14,000 या 15,000 हो जाता है। तो यदि आपके घुटनों में दर्द है, गठिया बाय है या घुटने में सूजन आ रही है या फिर आपने कोई ऑपरेशन कराया है उसके बाद घुटने में सूजन आ रही है, तो डॉक्टर साहब आपकी डब्ल्यूबीसी काउंट कराने की सलाह देते हैं। अगर डब्ल्यूबीसी काउंट 14,000, 15,000 या 16,000 तक है दोस्तों, तो ये घुटने में इन्फेक्शन को बताता है। तो अगर ये काउंट ज़्यादा आता है तो फिर डॉक्टर साहब आपको अपनी एंटीबायोटिक्स की सलाह देते हैं, जो एंटीबायोटिक्स आपको चालू करनी होती है और उसके बाद जो काउंट है वो धीरे धीरे समय के साथ कम हो जाता है। तो समझने की बात यह है कि डब्ल्यूबीसी काउंट तब कराया जाता है जब हम सस्पेक्ट कर रहे होते हैं कि बॉडी में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है। ये इन्फेक्शन फेफड़ों में हो सकता है, किडनी में हो सकता है, यूरिन में हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। डब्ल्यूबीसी काउंट का हाई होने का मतलब ये नहीं है कि इन्फेक्शन घुटने में ही है, लेकिन इन्फेक्शन कहीं भी हो सकता है, तो एंटीबायोटिक दिए जाते हैं। एंटीबायोटिक दिए जाने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि बॉडी में से कहीं से भी इन्फेक्शन कहीं और आ सकता है। जैसे कि जंगल में अगर आग लगी हुई हो तो वो आग कहीं भी फैल सकती है। उसी प्रकार से अगर पेशाब में इन्फेक्शन है, अगर आपके चेस्ट में इन्फेक्शन है, तो वो इन्फेक्शन भी घुटने में आने का रिस्क रहता है। इसलिए जब भी आपके डब्ल्यूबीसी काउंट ज़्यादा आते हैं तो डॉक्टर साहब आपको एंटीबायोटिक की सलाह देते हैं। लेकिन जो भी एंटीबायोटिक हम खाते हैं दोस्तों, वो डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए। काफ़ी सारे लोग खुद ही अपनी मर्जी से एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देते हैं, वो एक सही तरीका नहीं है, क्योंकि एंटीबायोटिक गलत तरीके से लेने से फ़ायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। दूसरी रिपोर्ट जो इन्फेक्शन के बारे में हमें बताती है वो है सीआरपी। सीआरपी की फुल फॉर्म है दोस्तों सी रिएक्टिव प्रोटीन। सीआरपी की ज़रूरत तब पड़ती है जब भी हम घुटने में सूजन आ रही है या घुटने में दर्द हो रहा है या शरीर में पेशेंट को बुखार आ रहा है, कोई खांसी हो रही है, तो हम इन्फेक्शन को चेक करना चाहते हैं। तो उस वक्त भी सीआरपी की जांच करवाई जाती है। नॉर्मल जो सीआरपी की वैल्यू होती है वो 0 से 5 होती है। तो अगर आपके सीआरपी पॉजिटिव आ रहा है और उसकी वैल्यू 10, 15, 20, 25 आ रही है, तो अपन समझ सकते हैं कि बॉडी में किसी न किसी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है। दोस्तों, सीआरपी 2 तरह का होता है, एक क्वालिटेटिव सीआरपी और एक क्वांटिटेटिव सीआरपी। क्वालिटेटिव की रिपोर्ट में सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव आता है, लेकिन हमारा रिकमेंडेशन ये रहता है कि क्वांटिटेटिव सीआरपी कराना चाहिए, जिसमें कि रिपोर्ट में वैल्यूज़ भी आती है, जैसे 5 है, 7 है, 10 है, 15 है। कभी कभी तो मैंने 50 से 60 तक भी सीआरपी देखा है। कोविड जांच के अंदर भी अगर कोविड किसी को सस्पेक्टेड है तो उसमें भी सीआरपी करवाया जाता है और ये सीआरपी 40 से 50 तक भी आ सकता है, जो ये बताता है कि शरीर में कोविड वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है। तीसरी जो जांच है जो ज़्यादातर डॉक्टर्स कराते हैं वो है ईएसआर, जिसे सरल भाषा में कहते हैं इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ईएसआर जांच दोस्तों कैसे की जाती है ज़्यादातर लेबोरेटरीज़ में, कि इसमें जो आपका जो ब्लड होता है उसे एक स्पेशल ट्यूब में डाला जाता है और 1 घंटे तक वेट करते हैं। उसके बाद जो प्लाज्मा की लंबाई होती है उसे नापा जाता है। नॉर्मली पेशेंट अगर उसमें किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो नॉर्मल ईएसआर उसका 20 या 25 तक रह सकता है। ज़्यादातर वैल्यू 20 के करीब रहती है। लेकिन अगर बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो ईएसआर की वैल्यू बढ़कर 30, 40 या 45 तक पहुंच जाती है। दोस्तों, ईएसआर एक स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, यानी कि हमेशा ये ही नहीं है कि इन्फेक्शन में ये बढ़ाएगा। ईएसआर इन्फेक्शन के अलावा जैसे महिलाओं में माहवारी के वक्त भी ईएसआर बढ़ सकता है, या आपकी बॉडी में किसी प्रकार की कोई और स्ट्रेस हो, थकान हो, तो भी ईएसआर कम ज़्यादा हो सकता है। तो कोई सी भी जांच को अकेले से समझने की ज़रूरत नहीं है। कल ही मेरे पास एक फ़ोन आया था, एक पेशेंट थे जो व्हाट्सएप एसीएल हेल्थ प्रोग्राम से मुझसे जुड़े थे, कि उनको डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपकी ईएसआर हाई है तो आपके तो टीबी हो गया है। तो इस प्रकार से मैंने उनको काउंसल किया कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, और डॉक्टर साहब ने सिर्फ ईएसआर के बेसिस पे टीबी कह दिया, ये सही नहीं है।
ESR की वैल्यू अगर टीबी कहलाता है तो कम से कम 70, 80 या 90 होनी चाहिए। उसके पहले हम ESR को टीबी नहीं कह सकते। और कोई सी भी जांच को अकेले में नहीं देख सकते, उसके साथ पेशेंट के लक्षण भी मौजूद होने चाहिए। अगर कोई आदमी बिल्कुल स्वस्थ है और फिर भी ESR 40-45 आ रहा है तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। पेशेंट के बुखार आ रहा हो, सूजन आ रही हो, साथ में ESR हाई आ रहा हो, तब उसको एंटीबायोटिक की आवश्यकता पड़ती है। ESR की जांच शरीर में हर तरह के इन्फेक्शन, खांसी, जुकाम, बुखार सब में ही कराई जाती है दोस्तों। ESR एक ऐसा टेस्ट है जो इन्फेक्शन का एक बहुत ही सरल और सीधा सा टेस्ट है, इसलिए ये बाकी काफ़ी कॉमनली कराया जाता है और गांव शहरों में ये जांच आसानी से उपलब्ध होती है। अगर आपकी ESR वैल्यू 20 से कम है तो आप निश्चिंत हो सकते हैं। अगर आपकी वैल्यू 20 से 40 है तो डॉक्टर आपको निश्चिंत रूप से एंटीबायोटिक लिखने की सलाह देंगे। कभी कभी घुटनों में जब टीबी की बीमारी हो जाती है या गठिया बाय होती है तो उसमें ESR 60 से 80 तक भी पहुंच जाता है। गठिया बाय बीमारी में मैंने देखा है कि ESR की वैल्यू काफ़ी हाई हो जाती है। तो दोस्तों ये थी एक संक्षिप्त में जानकारी गठिया बाय की ESR, CRP और WBC काउंट्स के बारे में। क्या आपके भी डॉक्टर ने आपको ये सब काउंट्स कराए हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रहे, तो आप हमसे ऑनलाइन निर्धारित शुल्क देकर कंसल्टेंसी ले सकते हैं। दोस्तों मेरी किताब लगभग पूरी तरह तैयार हो चुकी है और अब ऑनलाइन उपलब्ध है। अगर आपको ACL की जानकारी के बारे में, ACL के बारे में आपके दिमाग में कोई सवाल है तो आप इस किताब को मात्र 200 रुपये में मुझसे ऑनलाइन खरीद सकते हैं। इससे आपको ACL के बारे में उठने वाले सभी तरह के सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि आप इस वक्त कौन सी तरह का वीडियो देखना चाहेंगे। हम आपके उस वीडियो को बनाने की, ऑन डिमांड वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। तो क्योंकि दोस्तों हमारा जो विश्वास है वो माउथ पब्लिसिटी पर है। एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को जो बात कही जाती है उसका विश्वास सबसे ज़्यादा होता है। तो हम पूरा यकीन करते हैं कि आपका सहयोग हमें बना रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।